हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति शर्मा आपका नौवीं का क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी पढ़ाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ, लेकिन कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं एक दो बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों, आप लोग जब भी फॉर्म भरते हैं तो बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं और फॉर्म भरते हैं। कुछ बुक्स आप ले लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। 1000-2000 क्वेश्चंस आप लर्न करके चले जाते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, और अगर आपको सफलता मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि आपकी सफलता ना मिलने का कारण एक ये हो सकता है कि आपका पढ़ाई करने का तरीका सही नहीं है। क्योंकि हमें कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमें पहले फैक्ट्स को पढ़ना चाहिए, विस्तार से चीज़ों को समझना चाहिए, फिर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने चाहिए। हम उसे आराम से कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसी तरह पढ़ाऊंगी और डिटेल में हर चीज़ को बताऊंगी, शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगी, क्योंकि किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो 2 मंत्र मैं आपको देना चाहती हूँ, आप इसको लेकर चलिएगा तो आप ज़रूर सफल होंगे। पहला कि परिश्रम ही क्या है, सफलता की कुंजी है। और दूसरा कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ आपका हिंदी भाषा। पहले मैंने ये भाषा टॉपिक उठाया है, ठीक है। तो मैं पहले आपको भाषा पढ़ाऊंगी, भाषा के प्रकार पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको हिंदी भाषा तक ले जाऊंगी, उसके बाद हम व्याकरण पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं भाषा से। तो बच्चों, मानव का ये स्वभाव होता है कि अगर उसके पास, उसके सामने, सम्मुख कोई भी वस्तु आती है या कोई भी शब्द आता है, कुछ भी उसके सामने आता है, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है सबसे पहले ये जानने की कि ये आया कहाँ से। जरूर होता होगा, क्योंकि मनुष्य क्या होता है, जिज्ञासु होता है। अगर मनुष्य जिज्ञासु ना होता तो क्या होते हैं, हम आज भी जानवर ही बने रहते। तो इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण मनुष्य आज आदि मानव से क्या बना है, आधुनिक मानव बना है, ठीक है। तो ये भाषा शब्द मैंने यहाँ लिखा है, तो एक जिज्ञासा आपके मन में ज़रूर आई होगी कि ये भाषा शब्द आया कहाँ से है। तो आपको बताती हूँ मैं कि ये जो भाषा शब्द है ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। संस्कृत के भाष धातु से बना है, ठीक है। क्या है, भाषा जो शब्द है वो कहाँ से आया है, किससे बना है, संस्कृत के भाष धातु से बना है। और जिसका अर्थ क्या है, विचारों को प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना या बोलना, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है विचारों को प्रकट करना या बोलना, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है धातु, एक शब्द आया है धातु। अब ये धातु किसे कहते हैं बच्चों, ये धातु जो साइंस वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे तो वो सोचेंगे कि कहीं एल्युमिनियम, लोहा, तांबा ये तो नहीं है। नहीं, ये वो धातु नहीं है। धातु क्या है, हम क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। और इस धातु में विस्तार से हम चर्चा करेंगे बाद में, जब मैं आपको धातु पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा, तो अभी हम केवल भाषा पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आपने इतना तो जान लिया कि भाषा कहाँ से आई है। अब हमें जानेंगे कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें ज़रूरत क्या थी। ये आप जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वो जानवर तो है नहीं कि एक जगह पे बैठ जाए उसका काम चल जाए। वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए उसे अपने विचारों को दूसरे को समझाना पड़ेगा, दूसरे के विचार को समझना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने कैसे समझेगा, सामाजिक कैसे बनेगा। तो इसके लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ी, भाषा की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। इसीलिए भाषा का इतना विकास होता चला गया, क्योंकि हम इंसान बिना आवश्यकता के कोई भी काम नहीं करता। अगर उसे आवश्यकता नहीं होगी तो वो पानी भी नहीं पिएगा,
उसे प्यास नहीं लगेगी वो पानी नहीं पीता, भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाता है। आवश्यकता अनुसार ही वो अपना काम करता है। इसीलिए भाषा की आवश्यकता भी उसे पड़ी। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है। ठीक है, इसी तरह भाषा का क्या होता गया? विकास होता गया। ठीक है, अब हम जानेंगे भाषा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो विचार में जानना है। भाषा की परिभाषा, उसके प्रकार जानने से पहले हम उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है, भाषा में क्या होते हैं? ध्वनि संकेत होते हैं। क्या होते हैं भाषा में? ध्वनि संकेत होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका, भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा क्या होती है? यादृच्छिक। और तीसरा है आपका, रूढ़ होती है। भाषा क्या होती है? रूढ़ होती है। अब हम ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बिंदु अब हम जानेंगे कि ध्वनि संकेत का क्या अर्थ है, भाषा यादृच्छिक का क्या अर्थ है और रूढ़ का क्या अर्थ है। तो ध्वनि संकेत का अर्थ है कि भाषा में क्या होते हैं? कुछ ध्वनि संकेत होते हैं। ठीक है, जैसे जो आपने देखा होगा कि जो, लेकिन ये ध्वनि संकेत क्या होते हैं? क्लियर नहीं होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं, जो कि होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब रेलगाड़ी चलती है तो क्या होता है कि हरी झंडी फहराई जाती है। ठीक है, उस हरी झंडी का क्या अर्थ होता है कि अब रेलगाड़ी को चलना है, उसके चलने का समय हो गया है। तो क्या ये हरी झंडी हर जगह काम करती है? हर जगह काम करता है? नहीं। अगर इस हरी झंडी को लेके आप घर में चले जाइए, मम्मी को दिखाइए, ये हरी झंडी दिखाइए, तो क्या करेगी मम्मी? कुछ समझेगी? कुछ नहीं समझेगी। इस हरी झंडी को लेके आप क्लास में बैठ जाइए, क्या क्लास टीचर, ये सब्जेक्ट टीचर कुछ समझेगी? हरी झंडी दिखाओगे, एक ए भी मिल सकता है आपको। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि जो भाषा में संकेत होते हैं, ध्वनि के जो संकेत होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका कि भाषा यादृच्छिक होती है। अब यादृच्छिक का आप अर्थ समझ लीजिए अच्छे से, तो आप इसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। शब्द अगर मैं लिख दूंगी, शब्द अगर आप रट देंगे, अगर वो परीक्षा में आ गए तो आपका सौभाग्य, नहीं आए तो फिर वो रह जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? चीज़ को समझना है, फैक्ट्स को विस्तार से समझना है, तो क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो हम पहले यादृच्छिक जान लेते हैं कि क्या होता है। तो बच्चों, यादृच्छिक को आप कह सकते हैं कि काल्पनिक शब्द आप कह सकते हो, या ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे पूर्वज इनको यूज़ करते चले आ रहे हैं, इनका कोई आधार नहीं होता, क्योंकि ये हिंदी में यूज़ हो रहे हैं तो हम भी इनको क्या कर रहे हैं? बोलते चले आ रहे हैं, और ये हमारी भाषा का एक अंग बन चुके हैं, लेकिन इन शब्दों का कोई भी आधार नहीं है। जैसे कि आपका शब्द है बिल्ली, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख दे रही हूँ। बिल्ली है, कौवा है, बिल्ली है, कौवा हो गया, घोड़ा हो गया। ठीक है, ये शब्द क्या है आपके? यादृच्छिक शब्द है। यानी कि बिल्ली को हम बिल्ली क्यों कह रहे हैं? कोई इसका आधार नहीं है। कौवे को कौवा क्यों कह रहे हैं? इसका भी कोई आधार नहीं है। घोड़े को घोड़ा हम क्यों कह रहे हैं? इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये हमारे पूर्वज बोलते चले आ रहे हैं तो हम भी उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम यादृच्छिक शब्द कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो कि सदियों से हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, परंपराओं से हम इनको क्या करते जा रहे हैं? यूज़ करते जा रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, लेकिन इन शब्दों का अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल आपका बूढ़ा, जवान, ठीक है, औरत, वृक्ष, बालक, ये शब्द क्या है? आपके रूढ़ शब्द हैं। ठीक है,
क्यों इनको हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये परंपराओं से हमारी हिंदी भाषा में यूज़ हो रहे हैं, तो हम इनको करते चले आ रहे हैं। लेकिन यादृच्छिक और रूढ़ में ये अंतर होता है कि इनका अपना एक अर्थ होता है। बूढ़े का आप अर्थ समझ ही रहे हैं, जवान का समझ रहे हैं, औरत, वृक्ष, बालक, इनका अर्थ आप समझ रहे हैं, ठीक है। और रूढ़ शब्द डिटेल में मैं आपको शब्द विचार जब पढ़ाऊँगी तो इसको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, एक प्रश्न मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो आप समझिएगा कि इनमें से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से यादृच्छिक शब्द कौन सा है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहला लिख दिया हमने बूढ़ा, ठीक है। दूसरा लिख दिया जवान, तीसरा लिख दिया हमने वृक्ष, और चौथा लिख दिया हमने बिल्ली, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा, यादृच्छिक शब्द क्या होगा आपका? बिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया। तो आपने इतने में क्या अब तक आपने क्या देख लिया कि जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, और भाषा की आवश्यकता हमें क्यों होती है, क्यों हमने भाषा का प्रयोग किया? क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, उसको अपने विचार विनिमय का उससे कुछ ना कुछ साधन चाहिए, इसलिए भाषा का विकास हुआ। और भाषा में कुछ बिंदु हैं जो विचारणीय है कि भाषा में ध्वनि संकेत होते हैं जो कि क्लियर नहीं होने चाहिए, और भाषा यादृच्छिक होती है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई आधार नहीं है, लेकिन वो हमारे पूर्वज उनको यूज़ करते चले आ रहे हैं, कई साल सदियों से वो यूज़ हो रहे हैं, तो हम भी उनको यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह जो रूढ़ शब्द है ये भी सदियों से यूज़ हो रहे हैं, हमारी भाषा में आए हैं, इसलिए हम इनको यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत रूढ़ हैं, क्योंकि ये परंपराओं से यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए हम इनको यूज़ करते चले आ रहे हैं। और इनमें से प्रश्न इस तरह के आपके एग्ज़ामों में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे यू टेट हो, चाहे सी टेट हो, और चाहे आपकी वीडियो परीक्षा हो, इन सब, लेखपाल परीक्षा हो, पटवार परीक्षा हो, इन सब परीक्षाओं में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारे एक एक पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको क्या किस तरह पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। टू द पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा विस्तार से पढ़ने की भी आपको आवश्यकता है। फैक्ट्स आप पढ़ेंगे तो आप छोटे क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। अब हम पढ़ते भाषा की परिभाषा। तो ये भाषा की परिभाषा तो सिंपल है कि भाषा की परिभाषा हम कह सकते हैं कि वह माध्यम जिससे हम अपने विचार दूसरों पे प्रकट कर सके, दूसरों के विचारों को समझ सके, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये कह लीजिए भाषा क्या है, विचार विनिमय का एक साधन है, ठीक है, वो भाषा हो गई। अब हम पढ़ते हैं भाषा के प्रकार। चलिए, देखिए भाषा जो है वो 3 प्रकार, वैसे तो 2 ही कहा जाता है, लिखित, पहले मौखिक आई थी फिर लिखित, लेकिन सांकेतिक भी भाषा है, ठीक है। पहले आपकी कौन सी भाषा का विकास हुआ, मौखिक, ठीक है, और फिर लिखित। सांकेतिक भी भाषा के प्रकारों में आएगा, सांकेतिक। ये भाषा आपकी 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है। पहले मौखिक भाषा का विकास हुआ, उसके बाद जब मनुष्य को आवश्यकता पड़ी कि जो हम भी जितने भी हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो हमारे आने कैसे संभालेगी, वो कैसे समझेगी, हम उन तक कैसे पहुंचाए, तब लिखित भाषा का विकास हुआ, ठीक है। तो मौखिक भाषा क्या है, मौखिक भाषा वो भाषा है जिसको कि एक बोले और दूसरा उसको सुनकर ग्रहण करे। मौखिक भाषा क्या है,
बोलकर और सुनकर। मौखिक भाषा किसे कहेंगे हम? बोलकर और उसको क्या करे कोई दूसरा सुनकर जब ग्रहण करता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका? इसमें आपका आएगा जैसे कोई भाषण हो रहा है, जब कोई भाषण बोलता है और आप सुनते हैं, और रेडियो में आप कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, रेडियो में कुछ आ रहा है तो ये भी मौखिक भाषा है। रेडियो में कुछ भी प्रसारण हो रहा है तो कोई बोल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? सुन रहा है। कोई संगीत है, कोई गाना है, संगीत गाना, जैसे गाना कोई है, सॉन्ग बज रहा है, कोई गाना बज रहा है, ठीक है, कहीं पे वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, तो ये क्या है आपका सब मौखिक भाषा में आएगा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, यानी एक बोलता है दूसरा उसको सुनकर ग्रहण करता है, तो ऐसी भाषा किसके अंतर्गत आएगी? मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगी, ठीक है। दूसरा है आपका बच्चों लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसको हम पढ़कर ग्रहण करें। लिखित भाषा क्या है? जिसे हम पढ़कर ग्रहण करेंगे। जैसे आपके हो गए पत्र पत्रिकाएं, हो गए पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, और समाचार पत्र हो गए, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, ये सब आपकी लिखित भाषा के अंतर्गत आएंगे, जिसमें हम लिखकर और पढ़कर ग्रहण करेंगे। कैसे करेंगे कि लिखकर और उसे पढ़कर हम ग्रहण करेंगे, समझेंगे जब विचारों को, तो उसे हम कहेंगे लिखित भाषा। जैसे ये बोलकर सुनकर, लिखित भाषा कैसे होगी? लिखकर और फिर उसको हम पढ़ेंगे, पढ़कर इस तरह हम इसे ग्रहण करेंगे, वो आपकी हो गई लिखित भाषा। तीसरा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? हम संकेतों द्वारा उसको समझेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों संकेत क्या होते हैं आपके? स्पष्ट नहीं होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं। जैसे आप कह लीजिए कि जैसे कोई ताली बजा रहा है, कभी तो हम किसी की प्रशंसा में ताली बजा रहे हैं, कोई गीत, किसी का भाषण हमें अच्छा लगा तो हमने ऐसे जोर जोर से ताली बजाई, हम खुश हो गए, खुशी में हमने ताली बजाई। लेकिन कभी कभी हमको अपने मित्र को बुलाना है, वो बैठा है कई लोगों के बीच में, उसको इशारे से बुलाना, तुम ऐसे ऐसे उसको इशारा करें कि हम 2 बार करेंगे तुम चले आना, ठीक है, तो ये भी एक इशारा है। लेकिन ये ताली जो है हर जगह अलग अलग इसका अर्थ हो रहा है। तो इस तरह सांकेतिक भाषा जो है वो स्पष्ट नहीं होती। जैसे कभी हरी झंडी का भी मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे ट्रेन चल रही है, हरी झंडी चलाई तो ट्रेन चल दी, तो हरी झंडी हर जगह पे सेम काम नहीं करेगी। तो इस तरह सांकेतिक भाषा जो होती है वो स्पष्ट नहीं होती है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन इसमें से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एक तो इस तरह क्वेश्चन इसमें से आएगा कि आपकी भाषा में मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा में सबसे सरल भाषा कौन सी है, ठीक है। तो इसको हम बताते हैं इसे। देखिए आज से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी भाषा सबसे सरल है। ऑप्शन 1 लिखित, 2 हो गया मौखिक, और 3 हो गया आपका सांकेतिक, 4था उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? देखिए निम्न में से लिखित, मौखिक, सांकेतिक में से इनमें से सबसे सरल भाषा कौन सी है? सब सरल है? नहीं, सबसे सरल भाषा कौन सी है आपकी? मौखिक, ठीक है।
जब हम कोई भी भाषा जब सीखते हैं तो पहले हम उसके मौखिक रूप को ही ग्रहण करते हैं, पहले हम उसको सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो सबसे सरल भाषा अगर पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे? मौखिक। ठीक है, और अगर पूछा जाता है कि सबसे कठिन कौन सी है, सरल की जगह आप क्या पूछ दिया आपसे? कठिन। सबसे कठिन अगर पूछा जाएगा तो अब मौखिक ना होकर क्या हो जाएगी? सबसे कठिन में आपकी आ जाएगी सांकेतिक भाषा। क्यों? क्योंकि जो सांकेतिक भाषा है वो क्या होती है? स्पष्ट नहीं होती है, समझ में नहीं आता है। कभी कभी हम बैठे हैं, कोई हमको बुला रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है, ऐसी आंख दिखा रहा है, तो क्या क्या कुछ समझ ही नहीं आता है, नहीं समझ पाते। कभी हम बच्चे, माँ और बच्चों को इशारे से बुला रहे, बच्चा नहीं समझ पाता है कई बार इशारे। तो इस तरह सांकेतिक भाषा क्या है? सबसे कठिन भाषा है, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं होती है। तो सबसे सरल मौखिक, सबसे कठिन सांकेतिक। अब बची आपकी लिखित। लिखित क्या है भाई? तो लिखित भाषा जो है, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं है, हम जब तक किसी भाषा के बारे में नहीं जानते, तब तक तो वो हमारे लिए कठिन है। लेकिन जब हमने उसको सीख ली, सुनकर हमने उसको ग्रहण कर लिया, हम जान गए, सीख गए, बोलना सीख गए, उसकी लिपि हम जान गए, तब वो भाषा क्या हो जाएगी? हमारे लिए सरल हो जाएगी। इसलिए जो लिखित भाषा है वो आपका सरल और कठिन दोनों है। सरल एवं कठिन क्या है? दोनों है। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। अगर क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि निम्न में से, इसमें देखिए इस तरह क्वेश्चन अगर पूछ लिया, इसका दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। निम्न में से लिखित भाषा, फिर से लिखते हैं, इस तरह आ सकता है इसमें कि लिखित भाषा है सरल, कठिन, दोनों में से कोई नहीं, से कोई नहीं। तो आप क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? आपने अभी बताया कि लिखित भाषा, जब तक हम उसके बारे में, उस भाषा के बारे में नहीं जानते, नहीं समझते, तब तक वो कठिन है। लेकिन जब हम उसको जानने लगेंगे, उसको समझने लगेंगे, उसकी लिपि हमको पता चल जाएगी, तो हमारे लिए सरल हो जाएगी। तो लिखित भाषा क्या है? कठिन, सरल भी और कठिन भी है। तो इसमें आंसर आएगा आपका दोनों। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सांकेतिक भाषा से बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो आपको बता रही हूँ। किससे? सांकेतिक भाषा से। देखिए, जैसे गाड़ी, आपने माइलस्टोन देखे होंगे, सड़कों के किनारे लगे होते हैं ऐसे, जैसे यू टर्न है, ठीक है, ये यू टर्न हो गया। ऐसे कोई भी माइलस्टोन बने होते हैं, एरो बना होता है, ठीक है। तो आपको ये, आपसे पूछा जाएगा कि माइलस्टोन पे बने जो संकेत है वो कौन सी भाषा के अंतर्गत आएंगे। तो आपको लगेगा कि ये कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो आप उसको, क्या इसको हम लिखित भाषा कह सकते हैं? या गाड़ी का हॉर्न है, मान ली ये गाड़ी का हॉर्न है, ठीक है, ऐसे ही हॉर्न की आवाज़ है, तो ये आवाज़ है, हम सुनकर उसको सुन रहे हैं कानों से, तो क्या हम इसको मौखिक भाषा कह सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है, गाड़ी का हॉर्न, माइलस्टोन पर बने संकेत, क्या ये लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा? क्या ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा? नहीं। अब क्यों? ये किसके अंतर्गत आएंगे? दोनों सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। अब क्यों है? क्योंकि जो ये संकेत है और ये जो ध्वनि है, दोनों सार्थक नहीं है। जो हॉर्न की आवाज़ है वो सार्थक ध्वनि नहीं है। जब तक सार्थक ध्वनि आपके कानों में नहीं पड़ेगी, तब तक आप उसको मौखिक नहीं कह सकते, ठीक है। जो हॉर्न की आवाज़ है वो सार्थक ध्वनि नहीं होती है, इसलिए वो मौखिक भाषा में नहीं आएगी, वो सांकेतिक भाषा में ही आएगी, ठीक है। दूसरा, माइलस्टोन पे बने जो ये जो चिन्ह है,
ये आपको लगेगा कि ये ड्रॉ करा हुआ है तो लिखित है, नहीं, ये भी लिखित नहीं है क्योंकि ये सार्थक शब्द इनमें नहीं है, इसलिए ये कौन सी भाषा में आएंगे, सांकेतिक भाषा में आएंगे। ठीक है। उसके अलावा जो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा रहता है पुलिसमैन, ट्रैफिक, उसके भी जो एक्शन होते हैं वो भी सांकेतिक भाषा में आएंगे। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं भाषा की प्रकृति, कि भाषा की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है। तो भाषा की प्रकृति एक बहते नीर की तरह होती है। कैसी होती है? भाषा की प्रकृति बहते नीर की तरह। बहता नीर जो अपने साथ पानी जो बहता रहता है, नदी का पानी कह लीजिए, ऐसे बहता रहता है तो अपने साथ सब कुछ लेके चलता है। जो भी उसके रास्ते में आएगा, कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी जो भी आएगा वो अपने साथ उसको क्या करता है, लेके चलता है। ठीक है। इसलिए हम भाषा को क्या कह रहे हैं, उसकी प्रकृति बहते नीर की तरह। आपको मालूम है जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें बहुत से शब्द हैं, उसमें फ्रांसीसी हो गया, आपके पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, अरबी है, फारसी हैं, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, ये सारे शब्द हमारी हिंदी में आए हुए हैं। क्योंकि इसमें से जो कुछ है जो बाहर से, ये जो मुस्लिम हैं, अंग्रेज हैं, पुर्तगाली हैं, ये सब बाहर देशों से हमारे देश में आए थे और अपने साथ साथ अपनी संस्कृति भी लेकर आए। तो उनके साथ साथ जो उनके शब्द थे वो हमारी हिंदी भाषा ने क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। और उससे क्या हो गया, क्या हुआ, उससे हमारी भाषा का क्या हो गया, हिंदी भाषा का क्या होता गया, विस्तार होता गया। ठीक है। इसलिए हम भाषा की प्रकृति का भी अगर आपसे पूछा गया तो भाषा की प्रकृति कैसी, बहते नीर की तरह है, वो बंधी भी नहीं है, रुकी भी वो नहीं है। ठीक है। वो निरंतर क्या रहती है, प्रगतिशील रहती है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं भाषा के रूप। ठीक है। तो मुख्यतः किसी भी देश में भाषा के ये 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला आपकी बोली, दूसरा है आपकी परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा, और तीसरा है आपकी राष्ट्रभाषा। ठीक है। मुख्यतः ये 3 रूप देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपके मातृभाषा, आपको मालूम है मातृभाषा किसे कहते हैं, जो बच्चा अपने माँ से सीखता है उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं वो बच्चा उसी भाषा में सीखता है और आगे की शिक्षा में अब जोर दिया जा रहा है कि बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। ठीक है। इसलिए मातृभाषा भी पूछा जाता है, मातृभाषा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जो बच्चा अपनी माँ से जो भाषा सीखता है उसको हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी होती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो पूरे विश्व में बोली जाती है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, जो विश्व में अधिकांश देशों द्वारा अपनाई गई हो, उस भाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, अंग्रेजी। ठीक है। अब जो मेन हम यहाँ पे मैं विस्तार से डिस्कस करूँगी वो है बोली, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। परिनिष्ठित भाषा का एक और नाम है जिसे हम मानक भाषा भी बोलते हैं, मानक भाषा। ठीक है। तो पहले बोली, बोली क्या है, बोली का क्षेत्र जो हम कई ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये सब क्या है, बोली है। ठीक है। ये भी विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। इसका क्षेत्र थोड़ा सीमित होता है। बोली का क्षेत्र जब विस्तृत हो जाता है तो वो भाषा का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है, भाषा का रूप ले लेती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोली और भाषा में क्या अंतर है, तो आप क्या कहेंगे, बोली का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। ठीक है। और भाषा का विस्तृत, किसकी अपेक्षा, बोली की अपेक्षा भाषा का क्षेत्र विस्तृत है। यानी बोली का क्षेत्र अगर इतना है तो भाषा का क्षेत्र इतना हो जाएगा। ठीक है। तो ये अंतर है बोली और भाषा में। ठीक है। दूसरा, और उसके बाद एक और अंतर है कि बोली की अपनी लिपि नहीं होती है, भाषा की अपनी एक
लिपि होती है। जैसे आप भोजपुरी आप लिखने जाइए तो आप कौन सी लिपि में लिखते हैं, उसको देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। अगर उसकी अपनी अलग लिपि होती तो वो किसका रूप ले लेती, भाषा का रूप ले लेती, ठीक है। यानी जब वो विकसित हो जाए, उसकी लिपि बन जाए तो वो भाषा का रूप ले लेगी, ठीक है। तो क्या क्या अंतर हो गया, इसका क्षेत्र सीमित है बोली का, भाषा का विस्तृत है। भाषा से बोली निकलती है लेकिन बोली से भाषा नहीं निकलती है, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि बोली की अपनी लिपि होती है, बोली की अपनी लिपि नहीं होती है और भाषा की अपनी लिपि होती है, ठीक है। अगला है आपका परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा। परिनिष्ठित भाषा वो भाषा होती है जिसको क्या कर लिया जाता है, व्याकरण सम्मत कर लिया जाता है। यानी कि वो अब आप मात्राओं का, हर चीज़ का आप उसको ध्यान रखेंगे, शुद्ध रूप में लिखेंगे। और ये भाषा जो है पढ़ा लिखा वर्ग यूज़ करता है, जैसे वैज्ञानिक हो गए, साहित्य इसमें लिखा जाता है, ठीक है। और आपके प्रशासनिक कार्य, राजकाज के कार्य इस भाषा में होते हैं। तो उस भाषा को हम कहते हैं परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा, कि जिस भाषा में हम क्या होते हैं, राजकाज के कार्य होते हैं, साहित्यिक कार्य होते हैं, वैज्ञानिक हैं, या जो ऊंचा वर्ग जिसको यूज़ कर रहा है, ऐसी भाषा को हम परिनिष्ठित या मानक भाषा बोलते हैं। इसके अंदर आपकी राजभाषा भी आ जाएगी, ठीक है, राजभाषा भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। अगला है आपकी राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो कि किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। किसी भी देश में सबसे अधिक जिस भाषा को लोग बोल रहे हैं वो उस देश की क्या होती है, राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन बच्चों हमारे देश की अभी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कहीं कहीं पुस्तकों में मिलता है, हमने भी देखा कि हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में हमने देखा था, लेकिन ये गलत है। अभी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, ठीक है। तो हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो आप कभी क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि हिंदी क्या है, तो हिंदी भाषा किसके अंतर्गत आती है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, तो आप क्या आंसर लगा के आएंगे, राजभाषा। राष्ट्रभाषा लगा के मत आइएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उसके हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, विचारणीय तथ्य कौन कौन से। भाषा के ध्वनि संकेत होते हैं जो क्लियर नहीं होते, क्लियर होने चाहिए। भाषा यादृच्छिक होती है, भाषा रूढ़ होती है। ये हमने कुछ विचारणीय बिंदु डिस्कस किए थे, आप फिर से देखकर उसको समझिएगा। उसके बाद हमने भाषा के प्रकार पढ़े। भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित, पहले मौखिक, फिर लिखित, फिर सांकेतिक। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए, आप इसको देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद हमने भाषा की प्रकृति देखी। भाषा की प्रकृति कैसी होती है, एक बहते नीर की तरह होती है, ठीक है। भाषा की प्रकृति कैसी होती है, बहते नीर की तरह होती है। फिर हमने भाषा के रूप देखे, बोली, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा, ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है, जब उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो वो भाषा का रूप ले लेती है। उसके बाद परिनिष्ठित भाषा, जो भाषा व्याकरण सम्मत हो जाती है और पढ़े लिखे वर्ग, साहित्य इनमें लिखा जाता है, वैज्ञानिक इसको यूज़ करते हैं, राजकाज की भाषा ये होती है। ऐसी भाषा को हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा, जो किसी भी देश की बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हिंदी अभी तक हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश क्या है, बहुभाषी देश है। यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी हो गई, पंजाब में पंजाबी हो गई, उधर साउथ में तेलुगु, तमिल, इधर आपकी हिंदी हो गई। तो बहुत सी भाषाएं क्षेत्र हैं हमारे देश में, इसलिए अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। इसे किसका दर्जा दे दिया गया है, राजभाषा का दर्जा
दे दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट में मैं आपको राजभाषा पढ़ाऊंगी, विस्तार से इसको पढ़ाऊंगी, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितना मैंने आपको पढ़ाया वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, विस्तार से मैंने उसको पढ़ाया। आप ध्यान से सब समझिएगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे इस लेक्चर को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़रूर। अगर आपको कुछ ना पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक भी करिए, लेकिन उसका कारण ज़रूर बताइए। कारण बताएंगे तो मैं अपने आप में और अपने वीडियो में क्या करूँगी, और सुधार करूँगी। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट मेरा लेक्चर है राजभाषा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं। तो थैंक यू, आपने इतनी देर मुझे सुना। मुझे आशा है आपने पूरा वीडियो देखा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय।